नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खिरोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज थेवेनिन प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय पिछले लेक्चर में हमने अध्यारोपण के बारे में पढ़ा था। अध्यारोपण प्रमेय के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन प्रमेय के बारे में। थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है? थेवेनिन प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं के ऐसे जाल में इसमें बहुत सारे शक्ति स्रोत लगे हुए हैं और जनरेटर लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग एक ऐसे परिपथ से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें केवल एक विद्युत वाहक स्रोत लगा होता है या एक जनरेटर लगा होता है और उसके क्रम में एक तुल्य प्रतिरोध लगा होता है, प्रतिबाधा लगी हुई होती है। वो जो विद्युत वाहक स्रोत क्या होता है? विद्युत वाहक स्रोत उसके जो टर्मिनल होते हैं उन दो चूंकि हम लोग डीप टर्मिनल या एक ऐसे जाल पर विचार कर रहे हैं जो 3 टर्मिनल है, इसमें 2 ही टर्मिनल है, तो जो हमारा जेड इक्विवेलेंट जिसको हम लोग तुल्य वोल्टेज स्रोत है वो क्या है? दोनों टर्मिनलों के बीच में वहाँ पे विद्युत बल है और जबकि दोनों टर्मिनल खुले हो, ऑफकोर्स टर्मिनल अगर खुले रहेंगे जैसे हमारे पास में ये जाल है जिसमें 2 ही टर्मिनल है, ठीक है। इसमें इस जाल के अंदर अनेक को वोल्टेज स्रोत लगे हुए हैं या जनरेटर लगे हुए हैं बहुत सारे, और जो जाल है उसमें जो प्रतिबाधा है वो रैखिक प्रतिबाधा है और ये डी टर्मिनल जाल है, डी टर्मिनल जाल। तो इस जाल को हम लोग एक ऐसे तुल्य जाल में रिप्लेस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है Z, ठीक है। ये बिंदु A और B है, तो इसको हम लोग एक ऐसे जाल से रिप्लेस कर सकते हैं, एक ऐसे परिपथ से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें केवल एक स्रोत लगा हुआ है, एक जनरेटर लगा हुआ है और इसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिबाधा लगी हुई है और ये हमारा जेड है, ठीक है। ये हमारे लिए जेड है। तो थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी भी जाल को हम लोग एक ऐसे सर्किट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें केवल एक ही जनरेटर लगा होता है और यहाँ पे हमारा जो जेड एक प्रतिरोध लगा है, प्रतिबाधा लगी हुई होती है जो कि किसके बराबर है? जेड किसके बराबर है? जब हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच में मापित प्रतिबाधा के बराबर होती है, जबकि इसके अंदर जितने भी वोल्टेज स्रोत या जनरेटर लगे हुए होते हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। उसके बाद में ए और बी के बीच में कितनी प्रतिबाधा मापित होती है उस प्रतिबाधा के बराबर हमारी जेड है और ये हमारा ई क्या है? एक तुल्य वोल्टता है, तुल्य वोल्टेज होता है जब हमारा ये दोनों टर्मिनल खुले रहते हैं, जब हमारे दोनों खुले हैं और इन दोनों के बीच में मापित वोल्टता होती है उसके बराबर वोल्टता इस स्रोत की होती है, तो इस स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, ओके। और ये हमारे यहाँ पे जेड है, तो ये जेड हमने ये लगा दिया, ठीक। अर्थात हमने इस जाल को एक ऐसे तुल्य सर्किट से प्रतिस्थापित कर दिया, ऐसे विद्युत
परिपथ से प्रतिस्थापित कर दिया जिसमें केवल एक वोल्टेज होता है और केवल एक प्रतिबाधा लगी हुई है। और वोल्टेज किसके बराबर है, इसको खुला है कि इसके बीच में मापित वोल्टेज के बराबर इसमें होता है। और जेड इक्विवेलेंट क्या है, इन ए और बी के बीच में मापित कुल प्रतिबाधा, जबकि इस जाल के अंदर जितने भी स्रोत लगे हुए हैं, शक्ति स्रोत लगे हुए हैं या जनरेटर लगे हुए हैं, उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसके उसके बाद में ए और बी के बीच में मापित प्रतिबाधा होती है, वो जेड इक्विवेलेंट की तुल्य होती है। तो हम लोग अब इससे भी करेंगे कि हमारे पास कोई जाल है, उस जाल के तुल्य हम लोग ऐसे सर्किट डिजाइन करेंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कि ई इक्विवेलेंट किसके बराबर है और हमारा जेड इक्यू इसके बराबर है। ओके, हमने करंट का जो हमारे थेवेनिन प्रमेय है उसका स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं है, काफी बड़ा है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी द्विटर्मिनल जाल को जिसमें अनेक शक्ति स्रोत लगे हुए हैं और प्रतिबाधाएं, उसमें जो प्रतिबाधाएं हैं वो रैखिक प्रतिबाधाएं हैं, तो उसको हम लोग एक तुल्य सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, एक तुल्य परिपथ से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें केवल एक प्रतिबाधा लगी हुई है और एक ही वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें जनरेटर की जो वोल्टता होती है वो किसके तुल्य होती है, ये जो टर्मिनल है उनके बीच में मापित वोल्टता के बराबर होती है, जबकि ये टर्मिनल खुले हो। अगर इसे खुले नहीं है, बंद है, तो ऑफ कोर्स जीरो होगी यहाँ पे। और जो जेड इक्विवेलेंट किसके बराबर है, जेड इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में मापित उस प्रतिबाधा के बराबर है, जबकि जाल के अंदर जितने भी शक्ति स्रोत लगे हुए हैं, जितने भी जनरेटर लगे हुए हैं, उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं हम लोग। उसके बाद में ए और बी के बीच में कितनी हमारे पास में प्रतिबाधा आती है, वो जेड इक्विवेलेंट के बराबर होती है। फिर ये देखो जेड ऐसे कैसे मिला कर दिया, तो ये जो जेड है, ये जेड यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी ये दोनों कॉम्बिनेशन इस पूरे जाल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अब इससे करेंगे कि ई इक्विवेलेंट कितना होता है, जेड इक्विवेलेंट कितना होता है, और वास्तव में ये हमने जो कथन स्टेटमेंट दिया है वो सही है या नहीं है। देखो हमारे पास में कोई चतुर्टर्मिनल जाल है, ठीक है, ये चतुर्टर्मिनल जाल है हमारे पास में, यहाँ पे हमारी जेड लगी हुई है, ये क्या है, जेड लगी हुई है बिंदु ए, ये बिंदु बी है इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमने किसी इस जो हमारा जो जाल है, ये जाल, इसमें यहाँ पे हमारे दो टर्मिनल और है इसके, तो इसमें हमारे ये विद्युत वाहक स्रोत लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे लिए प्रतिबाधा जुड़ी है जेड एस, और इससे प्रभावित होने वाली करंट आई एस है, ये ई है, ई ओके, ई है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम लोग इस जाल को तुल्य जाल से निरूपित करेंगे। तो ये हमारा जाल हो गया, चतुर्टर्मिनल जाल है, इसके जो निर्गम टर्मिनल है उसमें जेड लगा हुआ है, और इसके निविष्ट टर्मिनल है उसमें हमारे एक जनरेटर लगा हुआ है ई एस, ठीक है, ई सोर्स लगा हुआ है, और इसकी आंतरिक प्रतिबाधा हमारे लिए है जेड एस, जो कि इसकी स्प्रेड करंट जुड़ी हुई है। ओके, क्योंकि ये वोल्टेज स्रोत है, हम वोल्टेज स्रोत के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्प्रेड करंट लगी हुई है। इसको हमने क्या किया, इसको एक तुल्य टी जाल में लोग वो करते हैं, क्या करते हैं, इस जाल का हम लोग तुल्य टी जाल इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस जाल को तुल्य टी जाल में। तो तुल्य टी जाल होगा हमारा, देखो इस प्रकार से होगा, ये तुल्य टी जाल है, टी जाल की इसके जो निर्गम टर्मिनल है उसमें हमारा देखो ये ए है,
ये बी है, इस पे क्या लगा हुआ हमारा जेड एल लगा हुआ है, ये हमारी लोड प्रतिबाधा है जेड एल, और इसके जो निवेशी टर्मिनल है उसमें हमारे ये लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें। हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको बंद बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम देख देते हैं, हम लोग इसमें कोई प्रतिबाधा दी हुई है इसमें। तो ये हमारा जो तुल्य टी जाल हो गया हमारे, इसके तुल्य जाल टी है, यहाँ पे ये तुल्य टी जाल है, इस जाल के तुल्य टी जाल है, इस जाल के इधर लगा हुआ है हमारा ए और बी के बीच में जेड एल लगा हुआ है, और इसके इधर हमारा लगा हुआ है ई एस और जेड एस। ठीक है, तो ये तो जस्ट तुल्य टी जाल था। हम लोग कह रहे हैं इसको हम लोग इस जाल को, या क्योंकि ये इसके तुल्य है तो इसके तुल्य हम लोग एक अन्य जाल में लिख सकते हैं, जिसमें इसको हम लोग एक विद्युत वाहक बल स्रोत ई एस ई से ठीक है, तो हमारे में कहते हैं कि ये जाल है, इसको हम लोग तुल्य परिपथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस जाल को हमने टी जाल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसके तुल्य यही जाल है। ठीक है, तो इसमें ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, जब हमारे ए और बी के बीच में वहां पे वोल्टता के बराबर है, अर्थात इसके सिरों पे मापे वोल्टता के बराबर, और जेड इक्विवेलेंट क्या है, इसके सिरों पे मापे वोल्टता, जबकि इसके अंदर जितने भी वोल्टता स्रोत लगे हुए हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर लेंगे। अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस निष्क्रिय जाल के बाद में यहाँ पे एक ही वोल्टता स्रोत लगा हुआ है, एक ही वोल्टता स्रोत के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा एक वोल्टता स्रोत ईएस है, और ये निष्क्रिय जाल था, तो निष्क्रिय जाल को हम लोग ने टी जाल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये निष्क्रिय जाल है, निष्क्रिय जाल को हमने टी जाल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास में सिर्फ एक वोल्टता स्रोत है। हाँ, अब हम लोग इससे भी करेंगे कि ई इक्विवेलेंट कितनी है, जेड इक्विवेलेंट कितनी है। पहले हम लोग इससे निकालेंगे ई इक्विवेलेंट कितनी है, जेड इक्विवेलेंट कितनी है, इस वाले से। फिर हम लोग थेवेनिन प्रमेय के जो दो तथ्य थे, ये ई इक्विवेलेंट कितनी होगी और जेड इक्विवेलेंट कितनी होगी, उन दोनों को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अगर दोनों हमारे बराबर आ जाते हैं तो हम लोग मानेंगे कि वास्तव में थेवेनिन प्रमेय सत्य है। तो देखो, यहाँ से हम लोग क्या याद करते हैं, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे धारा कितनी आई एस है, आई एस धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई एल लोड है, इसमें आई एल धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई एस माइनस आई एल। ठीक है, आई एस माइनस आई एल, क्योंकि ये सर्किट इसके तुल्य है, और इसके हमने थेवेनिन प्रमेय से कल्पना की कि ये इसके तुल्य होगा, तो इसके अंदर भी धारा कितनी प्रवाहित होनी चाहिए, इसके अंदर धारा आई एल प्रवाहित होनी चाहिए। कितनी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, आई एल। तो सबसे पहले हम लोग थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले आई एल याद करते हैं इस सर्किट से। ठीक है, फिर हम लोग
थेवेनिन प्रमेय में कहे गए अनुसार E इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं, Z इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं और फिर हम लोग इस सर्किट से IL ज्ञात करते हैं। फिर दोनों ये IL और इस सर्किट की IL अगर बराबर हो जाती है तो हम लोग कहेंगे कि थेवेनिन प्रमेय सत्य है। और अन्य चारों में अगर कितने भी हमारे ऊर्जा स्रोत लगे हुए हों उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस करके हम लोग A और B के बीच में Z इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे और A और B के बीच में हम लोग ऊर्जा याद करके यहाँ पे हम लोग तुल्य एक परिपथ के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग IL ज्ञात करते हैं इससे। तो देखो IL कितनी होगी, IL होगी ये जो हमारा वोल्टेज स्रोत है इसके दोनों टर्मिनल पे लगी हुई कुल प्रतिबाधा है। उस प्रतिबाधाओं के योग का हम लोग इस ES में भाग देते तो हमारे पास में IS आ जाता है और फिर हम लोग यहाँ पे धारा विभाजन के नियम से IL ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में IS कितना आ गया, IS इक्वल टू E डिवाइडेड बाय ES डिवाइडेड बाय ZS और Z1 समांतर श्रेणी क्रम में है। ZS प्लस Z1 प्लस उसके बाद में हमारे ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और दोनों ऐड होने के पश्चात ZS Z3 के समांतर क्रम में है। तो हमारे ZS प्लस Z1 जब ऐड हो गए तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, Z3 Z2 प्लस ZN डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZN। ये हमारी IS आ गई। हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ES Z2 प्लस Z3 प्लस ZN डिवाइडेड बाय ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ZS प्लस Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस ZN और प्लस में है Z3 Z2 प्लस ZN। ये हमारी IS आ गई। अब देखो ये IS यहाँ तक फ्लो हो रही है, यहाँ तक IS है। उसके बाद में ये दो भागों में बढ़ती रहती है, यहाँ चली जाती है हमारी IL और इधर आ जाती है हमारी IS माइनस IL। ठीक है, IS माइनस IL आ जाती है। तो धारा विभाजन के नियम से क्या होगा, धारा विभाजन के नियम से हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी जब दो प्रतिरोध हमारे प्रतिरोध या प्रतिबाधा समांतर क्रम में जुड़ी होती है तो इस प्रकार से हम लोग किसी एक प्रतिरोध प्रतिबाधा या प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा को ज्ञात करते हैं। तो देखो हम लोग ZL में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को ज्ञात करेंगे। ZL में से प्रवाहित होने वाली धारा इस धारा को इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल जो प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं सब पे ऐड कर लेते हैं, इसको तुलना होती है। तो IL कितनी आएगी हमारी, IL इक्वल टू Z3 टाइम्स IS डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZN। ये धारा विभाजन के नियम से लगती है, क्योंकि धारा विभाजन के नियम अनुसार जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिक्रमणानुपाती होती है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिक्रमणानुपाती होगी। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि इसका IL का मान कितना आएगा। ओके, तो IL का मान कितना आएगा, दिस Z3 टाइम दिस डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZN। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना आएगा हमारा, इन जो प्रतिबाधा है उसको हम लोग IL से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रतिबाधा कितनी आ रही है हमारे पास में, Z2 प्लस ZN टाइम्स Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस ZN प्लस ZN। ओके, ये हमारी कुल प्रतिबाधा आ रही है, दोनों समांतर श्रेणी क्रम में ऐड होंगे, Z के समांतर क्रम में।
दिस tan आई एस, ये हमारी इन दोनों के बीच में ओरता होगी, क्योंकि आई एल इसमें होगी प्रोवाइड हो रही है, क्या कहें कि वहाँ इसमें होगी प्रोवाइड हो रही है आई एल, तो आई एल किसके बराबर होगा, आई एल, क्योंकि आई एल इस इन दोनों में से होगी प्रोवाइड हो रही है, तो ये इस बिंदु का और यहाँ होगी इस बिंदु का, दोनों का विभवांतर कितना होगा, इसकी तुल्य ही होगा, वो होगा हमारा Z2 प्लस ZS tan आई एल। ठीक है, यहाँ से ये इसके बराबर है, तो आई एल याद करेंगे, क्या करेंगे, इसका इसमें भार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे Z2 ZL है, हमारी आई एल कितनी आ जाएगी, आई एल सिंपल आ जाएगी Z3 IS डिवाइड बाई Z2 प्लस ZL प्लस Z3, ठीक है, जो कि हमारे सेम है, हमने अभी क्या किया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से IS का मान, ये IS का जो मान है यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, तो देखो रख के लिखते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू Z3 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, this is multiplied by this, अब होते हैं that is Z2 plus Z3 plus ZL multiplied by PS divided by this whole thing, ZS plus Z1 Z2 plus Z3 plus ZL, और प्लस में है हमारा इसके प्लस में है हमारा प्लस में Z3 Z2 प्लस ZL, देखो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे क्या बनता है यहाँ पे Z3 टाइम ES है, तो हमारा IL कितना आ गया, हमारा IL आ गया Z3 दिस टाइम ES डिवाइड बाय, चूंकि हाँ यहाँ इससे कैंसिल हो गया, हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे बच जाता है ZS प्लस Z1, और इसको हम लोग Z से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग, तो ये हमारा Z3 आ गया प्लस ZS प्लस Z1 Z2 प्लस ZL प्लस इसमें ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है, हम लोग बस सिंपलीफाई कर रहे हैं ताकि हमको आसानी रहे इस सर्किट, इस जो चाल है उसको इसमें चेंज करने की। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ नहीं किया, इसको Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको Z2 प्लस ZL से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको ZS प्लस Z1 को Z2 प्लस ZL से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ऐसे कैसे हटा दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास Z3 ES बच गया, Z3 ES बच गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा Z2 प्लस ZL है, यहाँ पे भी Z2 प्लस ZL है, दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या बचा हमारा Z3 ES, दिस इज डिवाइडेड बाय, ये ऐसे कैसे रहेगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ZS प्लस Z1 टाइम्स Z3 प्लस यहाँ से और यहाँ से मैं Z2 प्लस ZL कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, Z2 प्लस ZL, क्या बच गया हमारे पास में, यहाँ पे Z1 प्लस ZS है और यहाँ पे Z3 बच गया, तो बच गया हमारे पास में Z1 Z3 और ZS, ये बच गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से Z1 प्लस Z3 प्लस ZS कॉमन ले लेते हैं, या कहेंगे हम लोग अंश और हर में इसका भाग डाल देते हैं, ये है हमारे पास टर्म, तो हमारे पास IL कितनी बचेगी, IL कितनी आएगी, वो आएगी देखो Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस
ZS times ES. This is divided by this divided by this thing. ZS Z3 Z1 plus ZS divided by this Z1 plus Z3 plus ZS plus Z2 प्लस ZS। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया इस समीकरण में, ऊपर और नीचे Z1 प्लस Z3 प्लस ZS का भाग दे दिया। तो ऊपर क्या आएगा, Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS आ रहा है ऐसे ऐसे। यहाँ से हमारा जो भाग है तो यहाँ से हट जाएगा, हमारे पास Z2 प्लस ZS बच जाएगा। Z2 प्लस ZS बच रहा है, Z2 प्लस ZS बच रहा है ऐसे। और इसके अंदर हम लोग भाग लगाएंगे तो हमारे पास ZS प्लस Z1 प्लस Z3 डिवाइड बाय दिस थिंग Z1 प्लस Z3 प्लस ZS ऐसे ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा IL का मान है। किस सर्किट से, इस जाल से, जटिल जाल का सिंपलीफिकेशन किया था हमने T जाल में, उस जाल से हमने IL ज्ञात कर लिया। तो हमारी IL उतनी नहीं है। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, निष्क्रिय जाल है उसमें हमने एक उल्टा सूत्र लगाया, यहाँ पे ES उसका आंतरिक प्रतिबाधा Z है लगाने के बाद में हमने इस निष्क्रिय जाल को T जाल में कन्वर्ट किया और फिर हमने IL ज्ञात कर लिया और हमारी IL उतनी आई है। अब हम लोग IL को यहाँ पे लिख देंगे और हमने जो भी डेरिवेशन दी थी थेवेनिन प्रमेय में उसके हिसाब से हम लोग E इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं, फिर Z इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं और फिर हम लोग IL निकालते हैं। तो फिर देखते हैं कितनी आती है। तो इससे पहले हम लोग इसको वहां पे लिख देते हैं। हमारी IL कितनी आ रही है, IL आ रही है IL इक्वल टू Z3 divided by Z1 plus Z3 plus ZS times ES divided by यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा इसका ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं। Z2 उधर ले लेते हैं, ठीक है, Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाय और Z1 प्लस Z3 प्लस ZS और इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते, बड़े ब्रैकेट में प्लस में हमारा Z एन लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी IL होगी। इस बॉक्स के अंदर बंदे जो IL यहाँ से लिए हैं, ठीक है, कहाँ से लिए, इस सर्किट से आ लिए हैं। इस जाल से हमने IL ज्ञात कर ली जो कि Z3 Z1 प्लस Z3 प्लस ZS टाइम ES डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 Z1 ZS Z1 Z2 ZS प्लस Z टाइम। ये हमारे IL आ गई इस सर्किट से। अब हम लोग थेवेनिन प्रमेय अप्लाई करके हम लोग E इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं, Z इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग I इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं, IL ज्ञात करते हैं। अगर वो IL इसके बराबर आ जाए इसका मतलब है कि इसके तुल्य हमारा ये है, ये सर्किट है इस जाल के तुल्य, अर्थात हमारे थेवेनिन प्रमेय एकदम करेक्ट है। क्योंकि हमने थेवेनिन प्रमेय की सहायता से लिखा था, क्या लिखा था कि हमने इसके अंदर जितने भी विद्युत वाहक बल जुड़े हुए हैं
और जितने भी रैखिक प्रतिबाधा जुड़े हैं उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो मापित वोल्टता है, जबकि इसको खुला रखा गया है, वो इसके बराबर है। और इस पर मापित जो प्रतिबाधा है, जबकि वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, वो ये है हमारी। तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि वास्तव में सही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं। तो जेड इक्विवेलेंट की परिभाषा क्या है, जेड इक्विवेलेंट की परिभाषा है कि इस जाल में जितने भी वोल्ट का स्रोत लगे हुए हैं या जनरेटर लगे हुए हैं, उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो हमने इस जाल के निचले जाल के बदले हमने ये जाल ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच में हम लोग जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमारा एक जनरेटर लगा हुआ है और उसकी आंतरिक प्रतिबाधा ये है जेड। तो हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया और अब हम लोग जेड ज्ञात करते हैं। देखो ये हमारा जेड है, ठीक है, ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z3 है, और ये हमारा Z2 है। This is A and this is B, ठीक है। लोग जेड को काउंट नहीं करते इसमें, इन दोनों टर्मिनलों के इन दोनों टर्मिनलों में उन पर मापित प्रतिबाधा है वो ज्ञात करें। तो हमने जो हमारा वोल्ट का स्रोत है उससे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया, जो कि जेड है। तो हम लोग ए और बी के बीच में मापित प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं कितनी आ रही है। तो देखो कि Z2 है, फिर उसके सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं ये बिंदु, और इस बिंदु पर हम लोग Z1 और ZS के श्रेणी क्रम में है, जो कि इसके समांतर क्रम में है, ठीक है। तो हमारी Z इक्विवेलेंट कितनी आ रही, Z इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू Z इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस Z2 प्लस, क्योंकि ये Z3 इन दोनों की श्रेणी क्रम में ऐड हो रही है, पश्चात के समांतर क्रम में ऐड है। तो ये हमारी Z3 Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ठीक है। पहले हमने इसको श्रेणी क्रम में ऐड कर लिया Z1 प्लस ZS, फिर उसको इसके समांतर क्रम में ऐड करते हैं तो हमारा Z3 Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाय ये आ गया। तो ये हमारा Z इक्विवेलेंट हो गया। क्या हो गया, Z इक्विवेलेंट को Z इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, Z इक्विवेलेंट इक्वल टू Z इक्विवेलेंट इक्वल टू Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ठीक है। ये हमारा Z इक्विवेलेंट आ गया। ये थेवेनिन प्रमेय से है, ठीक है। इसका हमने थेवेनिन प्रमेय लगाया तो ये आ गया। इसमें कौन सी प्रमेय लगाई, थेवेनिन। इसमें थेवेनिन प्रमेय लगाया तो हमारा ये सर्किट आएगा। तो हमने इस सर्किट थेवेनिन प्रमेय में हमने जिस प्रकार से थेवेनिन प्रमेय में Z इक्विवेलेंट कहा था कि क्या होगी Z इक्विवेलेंट, उस प्रकार से हमने इससे देखो यहाँ पे लिख दिया, विद्युतवाह पर सोचकर उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करके हमने A और B के बीच में Z इक्विवेलेंट ज्ञात कर दिया। तो हमारा Z इक्विवेलेंट आ गया, ये आ गया। अब हम लोग T इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं। T इक्विवेलेंट क्या करते हैं, इस सर्किट जो हमारा जाल है उसमें A और B को खुला रखते हैं हम लोग, और फिर हम लोग A और B के बीच में कितनी हमारी वोल्टता आ रही है उसको हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। तो देखो क्या करते हैं, तो हमारा A और B खुला है, और यहाँ पे हमारा ये हमारा ZS लगा हुआ है, और ये हमारा क्या लगा हुआ है,
ई एच लगा हुआ है, प्लस माइनस ई एच, ठीक है, ई एच लगा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे जो वोल्टा मापते हैं वो हमारे इक्विवेलेंट के तुल्य होते हैं, इसके तुल्य होगी, इक्विवेलेंट के तुल्य होगी। तो इक्विवेलेंट के तुल्य है, चलिए खुला है, तो यहाँ पे जो हमारी इक्विवेलेंट आती है वो इस Z3 के ऊपर कितना हमारा वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टा पतन हो रहा है, उसके बराबर हमारी ये आती है। तो हम लोग उसको याद करके देखो किस प्रकार से आएगी। इस ई ऐसे करंट सपोज करो हमारे यहाँ पे आई कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई वन फ्लो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आई वन कितनी होगी हमारी, क्योंकि ये खुला है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी Z2 में, तो हमारी आई वन कितनी होगी, टोटल प्रतिबाधा का इसमें भाग देते हैं ई एस शेयर्ड बाय कितनी प्रतिबाधा टोटल, ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ठीक है। इसको हम लोग इसको तीनों को ऑर्डर में लिखिए, ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई एस शेयर बाय ये आगे हमारी आई अर्थात ई एस शेयर बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS। अब हम लोग किस पे कितनी वोल्ट है वो कितनी होगी हमारी, तो वो होगी हमारी इक्विवेलेंट के तुल्य होती है, और इक्विवेलेंट के तुल्य कितनी आएगी हमारी I1 टाइम Z2, ठीक है। ये कितनी आती है I1 टाइम Z2, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 ही फ्लो हो रही है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये हमारी I1 टाइम Z2 आ गई, देखो कितनी आ रही है, I1 का मान यहाँ से रखते हैं हम लोग, तो ये हमारी Z3 ई एस डिवाइडेड बाय this Z1 प्लस Z2 प्लस ZS, ठीक है। I1 टाइम Z2, तो हमने इसको Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट लिखते हैं यहाँ पे E equivalent this is equal to E3 ZES divided by Z1 plus Z3 plus ZS, ये हमारी इक्विवेलेंट आ गई, ठीक है। तो ये हमारे किससे है, थेवेनिन प्रमेय से है, थेवेनिन प्रमेय से, थेवेनिन प्रमेय अनुसार, थेवेनिन प्रमेय अनुसार ये आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थेवेनिन प्रमेय के अनुसार हमने सर्किट डिजाइन कर लिया, कहाँ पे पहले ही कर रखा हमने, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार इस जाल को हम लोग इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमने एक निष्क्रिय जाल लिया, उसके निर्गम टर्मिनलों पे हमने एक वोल्टेज स्रोत लगाया, वो जिसका आंतरिक प्रतिरोध ZS है, प्रतिबाधा ZS है। लगाने के बाद में हम लोग देखो निष्क्रिय जाल है उसको हम लोग T जाल में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा T जाल आ गया Z1 Z2 Z3 के रूप में, और इसके निर्गम टर्मिनलों पे हमने ZS ES लगा रखा है, और हमने जो निवेश टर्मिनलों पर, और यहाँ पे हम लोग जो निर्गम टर्मिनल हमारे लिए और B उसके हमने ZL लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस टर्मिनल से IL ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात कर लिया हमने। अब हमारा थेवेनिन प्रमेय क्या कहता है कि इसको हम लोग या इसको जो भी है उसको हम लोग तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें E इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, E इक्विवेलेंट इन दोनों को ओपन रख के इसके बीच में कितना हमारा वोल्टा आ रहा है उसके तुल्य होगा, तो हमने ज्ञात किया ये आएगा। फिर ये कह रहा है कि प्लस इसके समांतर श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी होगी, जस्ट एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट, वो किसके तुल्य होगी, वो इन दोनों के बीच में मापित प्रतिबाधा के बराबर होगी, जबकि सारे जितने भी वोल्टेज स्रोत इसमें लगे हैं उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है। हमारे यहाँ पे केवल एक वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZS से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे Z इक्विवेलेंट कितनी आएगी, तो हमारी Z इक्विवेलेंट आ गई।
तो ये कह रहा है कि इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसको इस रूप में लिखने से पहले हमारी इस जाल से आयल कितनी आ रही है, ये आ रही है। अब हम हमारी आयल उतनी ही आती है कि नहीं आती है। अगर इस सर्किट से हमारी आयल इसके बराबर आती है तो इसका मतलब कि ये इसके तुल्य है। अब देखो आयल इसकी कितनी आएगी, यहाँ पे हमारा ए इक्विवेलेंट कितना है, ये ना जेड इक्विवेलेंट कितना है, दिस इज जेड, ये जेड इक्विवेलेंट। तो आयल कितना आएगा इस सर्किट से, देखो आयल इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड। ठीक है, तो ये हमारा आयल इससे आएगा। यहाँ पे हमारा जेड इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो रखो यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट की वैल्यू। सो आई एल इक्वल टू, या हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जैसे आई एल प्राइम है, ये हमारी कितनी है आई एल प्राइम है, तो दोनों आई एल बराबर होनी चाहिए। तो देखो आई एल प्राइम मान लो इसका आई एल प्राइम है, दिस इज आई एल प्राइम। तो आई एल प्राइम कितनी होगी, आई एल प्राइम इक्वल टू ई इक्विवेलेंट कितनी है हमारी, ई इक्विवेलेंट होगी, लिखते हैं जेड ई एस divided by, sorry, this is divided by Z1 plus Z3 plus ZS। ठीक है, ये हमारा E इक्विवेलेंट का ये E इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने। फिर हमने Z इक्विवेलेंट की वैल्यू रखी, Z इक्विवेलेंट कितना हमारा, ये है Z इक्विवेलेंट Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारा E इक्विवेलेंट का लिख दिया हमने प्लस ZS, ये हमारा आई एल प्राइम हो गया। ठीक है, आई एल प्राइम देखो इसमें थेवेनिन थ्योरम की सहायता से हमने जेड इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट याद किए, और फिर हम लोग आई एल क्या, आई एल हमारा ये आएगा ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड। तो हमने आई एल प्राइम का मान में ई इक्विवेलेंट का ए इक्वी की वैल्यू यहां से रखी, ए रख दी, और जेड इक्वी की वैल्यू यहां से रखी, ए रख दी। ठीक है, अब रखने के बाद हम देखते हैं कि क्या आई एल प्राइम की वैल्यू आई एल के बराबर आती है क्या। देखो आई एल प्राइम है, इसकी वैल्यू सेम वैल्यू है यहाँ पे Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS टाइम ES, Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3 टाइम ES डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 Z1 ZS डिवाइड बाय Z3 ZS Z3 Z1 ZS। तो सेम है ये दोनों, IL इक्वल टू IL प्राइम। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया, IL प्राइम इक्वल टू IL, अर्थात हमारे इस सर्किट में से आई एल में उतनी ही धारा प्रोवाइड हो रही है जितनी धारा हमारी इस जाल से आई एल में प्रोवाइड होगी, इस जाल से आई एल में प्रोवाइड, इस जाल से जेड एल में प्रोवाइड होगी, लोड में प्रोवाइड होगी। अर्थात ये और ये दोनों हमारे बराबर है, दिस सर्किट, दिस जाल और ये सर्किट हमारा दोनों इक्विवेलेंट है। तो थेवेनिन प्रमेय हमारी प्रूव होती है कि किसी भी जटिल जाल को हम लोग एक ऐसे सर्किट में रूपांतरित कर सकते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज स्रोत और एक प्रतिबाधा होती है। ठीक है, और फिर वोल्टेज स्रोत का मान कितना होता है, वोल्टेज स्रोत का मान इसके जो टर्मिनल में है उनको खुला रख करके उसके मापित वोल्टेज के बराबर होगा। वो उस इक्विवेलेंट जो कि प्रतिबाधा जिसको हम जेड इक्विवेलेंट से प्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वी से, कि जेड इक्वी कितनी होगी, इस टर्मिनल युग्म पर मापित उस प्रतिबाधा के बराबर है, जबकि इस जाल के अंदर जितने भी हमारे वोल्टेज स्रोत लगे हुए हैं उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के पश्चात हमारे ए और बी पर मापित प्रतिबाधा के तुल्य है, जो कि ये आ रही है। ठीक है, और फिर हमने रखने के बाद भी ज्ञात किया कि क्या ये सही है, तो हमने आई एल प्राइम निकाला, आई एल प्राइम का वैल्यू हमारे वो आया है, और इससे फिर हमने आई एल ज्ञात की है। तो हमने देखा कि आई एल प्राइम
उतनी इसमें होती है। अब हम लोग ये ज्ञात करते हैं लोड पे कितना वोल्ट का पतन हो रहा है, तो हम लोग देखो आईएल और आईएल प्राइम बराबर है, तो इस सर्किट में भी वोल्ट लोड पे उतना ही वोल्ट का पतन होगा, इसमें भी वोल्ट का पतन उतना ही होता है। तो हम लोग किसी भी जटिल जाल को इस प्रकार से थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करके एक सिंपल जाल में रिप्लेस कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें ई एस लिखा है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके इसको समझाने के लिए, नहीं तो ई एस लिखने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि ये निष्क्रिय जाल के जगह सक्रिय जाल में कितने भी वो लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे इस सिरों पर जितने भी हमारे जनरेटर लगे हैं उनको यांत्रिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करके क्या याद करते हैं, जेड इक्विवेलेंट याद कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन रख के यहाँ पे वोल्ट का पतन याद कर लेते हैं, ये आ गया। हम लोग सिंपली यहाँ पे रख देते हैं और ये जो भी हमारा लोड यहाँ पे लगता है कंसीडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक कितना भी जटिल जाल में कितने भी वोल्ट का स्रोत लगे हुए हो, हाँ एक कंडीशन है कि जो प्रतिबाधा है वो रेखिक होनी चाहिए, तो हम लोग उसको तुल्य परिपथ से रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करके, ठीक है। इस प्रकार से हमारे थेवेनिन प्रमेय यहाँ से शुरू हो जाती है। सही है, दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अन्य प्रमेयों का अध्ययन करेंगे जो कि जाल प्रमेय कहलाती है।